फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं शिखा गुप्ता। आज के लेक्चर में आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य। जैसा कि आरएस मेंस का पेपर आने वाला है और इसके अलावा भी अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसका पेपर अभी होने वाला है, चाहे वो सब्जेक्टिव पेपर हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव पेपर हो, ये लेक्चर उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोगों की काफी डिमांड थी कि मैम आरएस मेंस का पेपर आ रहा है, प्लीज एक ऐसा क्रिस्प वीडियो बना दीजिए जिसमें हमें सारे आंकड़े मिल जाएं, आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सारे आंकड़े। तो ये लेक्चर लेके मैं आपके सामने आ गई हूँ। बीच बीच में हम भारतीय आंकड़ों को भी मैं आपको बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, जिनको आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं और जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर अगर कोई होने वाला है तो उसमें भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो बीच में कॉन्सेप्चुअल चीजें रहेंगी जो कि ऑब्वियसली आरएस मेंस में से पूछी जा ही सकती हैं। इसके अलावा और किसी भी एग्जाम को अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। राजस्थान के आर्थिक परिदृश्य को मुख्य रूप से मैं यहाँ पर लेकर आ रही हूँ। देखिए, अगर हम बात करें सरकारी आंकड़ों की, तो सरकारी आंकड़ों में जब हम देखेंगे तो इस बार हमारी अर्थव्यवस्था में गिरावट दिखाई दे रही है। यानी कि हमेशा जो जीडीपी है हमेशा बढ़ती ही है। हम ये मानते हैं कि जीडीपी में हमेशा वृद्धि होती है, चाहे थोड़ी हो। इस बार जो है गिरावट हमें हर आंकड़ों में दिखाई देगी। तो उसकी वजह जो है ये बताई गई है कि कोविड-19 महामारी के कारण जो है ये गिरावट हमें दिखाई दे रही है। तो अर्थव्यवस्था में जो गिरावट का कारण बताया गया है वो है कोविड-19 महामारी। इन सारी चीजों को आप ध्यान से सुनिएगा और आप अपने एग्जाम में आंसर राइटिंग में ऑब्वियसली इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोविड-19 महामारी को कारण बताया गया है जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में गिरावट है। अब हमारी अर्थव्यवस्था की बात करें तो मुख्य रूप से हमने इसे 3 क्षेत्रों में बांटा है, 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया है, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। काफी टाइम से हम बात करें, काफी अरसे से बात करें तो जो सेवा क्षेत्र है वो राजस्थान ने पूरे भारत के लिए एक इंजन का काम कर रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से यही काफी हद तक ड्रैग कर रहा है। अगर हम इस बार के सरकारी आंकड़ों की चर्चा करें, आर्थिक समीक्षा 2020-21 की हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें अगर हम देखें तो प्रचलित कीमत पर यानी मार्केट प्राइस पर 2020-21 के अगर हम आंकड़े देख रहे हैं तो सेवा क्षेत्र का जो योगदान है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वो 45.43% है। सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र का लगभग आधा भाग किसका है? सेवा क्षेत्र का है। इसके अलावा 29.77% कृषि क्षेत्र का योगदान है और 24.80% जो है उद्योग क्षेत्र का योगदान है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सपोज मान लीजिए अगर आप आरएस मेंस का पेपर दे रहे हैं तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि सेवा क्षेत्र के योगदान को बताइए राजस्थान की अर्थव्यवस्था में। तो इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली इंट्रोडक्टरी जो आपकी लाइन है, जो आप सबसे पहले लाइन लिखेंगे ना, उसमें आप ये लिख सकते हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अगर 2020-21 की बात करें आर्थिक समीक्षा की तो 45.43% जो योगदान है वो कृषि क्षेत्र का है, वो सेवा क्षेत्र का है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सेवा क्षेत्र कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन 45.43% योगदान है सेवा क्षेत्र का। फिर हम बात करें कृषि क्षेत्र की तो 29.77% योगदान है कृषि क्षेत्र का और उद्योग का जो योगदान है वो सबसे कम है 24.80%। जैसे अगर हम विकसित राष्ट्रों की बात करें तो ज्यादातर ये माना गया है कि उद्योग जो क्षेत्र है यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसका योगदान सबसे ज्यादा होना चाहिए और कृषि का योगदान सबसे कम होना चाहिए, तो वो विकसित देश माना जाता है। लेकिन राजस्थान में और पूरे भारत में उल्टा है बिल्कुल कि उद्योग क्षेत्र का योगदान सबसे कम है। हमारे यहाँ जो औद्योगिक गतिविधियां हैं, विनिर्माण की, निर्माण की, रोड ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें जो इसमें इंक्लूड की जाती हैं उद्योग सेक्टर के अंदर, तो ये जो है थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो उद्योग क्षेत्र जो है उसका योगदान आप देख सकते हो सबसे कम है। तो आप अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र की समस्याओं पर प्रकाश डालिए, तो आप उसमें भी इंट्रोडक्टरी लाइन में लिख सकते हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अगर हम 2020-21 की बात करें तो प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान मात्र 24.80% था, जो तीनों क्षेत्रों में से सबसे कम था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन डेटा को यूज कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। एग्जाम में एक अच्छा इंपैक्ट आप लेकर आ सकते हैं अपने मेंस के एग्जाम में। आगे अगर हम बात करें जीएसडीपी की, देखिए सबसे पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं हम। एक तो होता है जीडीपी, आपने सुना होगा। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद।
सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि जब हम पूरी हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जैसे जीडीपी वर्ड यूज किया था भारत के सेंस में, राष्ट्र के यूज में सेंस में, यानी पूरे भारत के लिए, पूरे देश के लिए। तो जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे पूरे भारत की, तो पूरे भारत में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं अंतिम रूप से उत्पादित हुई, उन सभी के मूल्यों का जब हम योग लगाते हैं तो उसे हम जीडीपी बोलते हैं या सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। इसी तरीके से एक राज्य का होता है जीएसडीपी, यानी कि जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो इसकी जब हम चर्चा करते हैं तो इसके अंदर हम राज्य में उत्पादित उन सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना करते हैं जो राज्य में उस वर्ष में उत्पादित हुई है। तो पहली चीज तो जीडीपी क्या होती है और जीएसडीपी क्या होती है समझना है। जीडीपी या जीएसडीपी में हम क्या क्या चीजें लेते हैं, जैसे एक तो प्राइवेट जो कंजम्पशन है, यानी कि निजी क्षेत्र पर जिस भी चीज को हमने कंज्यूम किया उन सारी चीजों को हम यहाँ पे लेते हैं। क्या क्या आ जाएगा जीडीपी या जीएसडीपी में, या एक बार जीडीपी की चर्चा कर लेते हैं जिससे हम इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टर्म में भी देख सकें। जैसे प्राइवेट कंजम्पशन हो गया, निजी उपभोग है ना, निजी स्तर पर, यानी जैसे मैं अगर किसी चीज का उपभोग कर रही हूं तो मैंने कितना उपभोग किया किसी चीज का, तो निजी उपभोग हो गया, प्राइवेट कंजम्पशन हो गया। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हो गया, है ना, सरकारी निवेश, सरकार ने कितना निवेश किया है अर्थव्यवस्था में, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया, यानी और भी कितना इसमें जो है इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना निवेश हुआ है, सकल निवेश कितना है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है इसके अंदर हो गया गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी सरकारी व्यय, सरकार ने खर्च कितना किया है। एक तो हो गया निवेश, एक हो गया खर्चा, सरकारी खर्च, है ना, यानी सरकार ने जैसे मान लीजिए किसी भी चीज में, एक तो हो गया इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि जिसकी एक तरह से मूल्य बढ़ता है, एक होता है खर्चा जितना किया है वो सारी चीजें कि जो रिकरिंग नहीं, मतलब जिसे हम रिटर्न नहीं लेते हैं। तो सरकारी खर्च हो गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गई। इसके अलावा हमने कोई सब्सिडी दी है तो वो सब गवर्नमेंट स्पेंडिंग वगैरह के अंदर आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें जो है जीडीपी के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। क्या है ये जीडीपी। इसके अलावा हम इसके अंतर्गत लेते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट कितना भारत ने एक्सपोर्ट कर दिया है, यानी कि निर्यात कर दिया है, और इन सबको जोड़कर, है ना, इन सबको जोड़ दिया जाता है और इसमें से क्या घटाया जाता है, इंपोर्ट, कितना हमने आयात किया है, भारत का जो आयात है वो इसमें से घटा देते हैं। ऐसे ही राज्य के लिए कैलकुलेट करते हैं, राज्य को एक देश की तरह मान लीजिए तो जीएसडीपी आ जाता है। तो ये सारी चीजें हम जीडीपी के अंतर्गत कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये होता है जिसके अंतर्गत हम लगभग पूरा भारत में जितना भी खर्चा हो रहा है, जितनी भी इकोनॉमी में सर्कुलेशन हो रहा है मनी का, वो सारी चीजें इसके अंदर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर जीडीपी और जीएसडीपी के आंकड़ों की चर्चा करें तो हम देख सकते हैं कि 2019-20 के अंतर्गत जीएसडीपी, इसके अंदर हमने दो शब्द लिखे हैं, एक तो एमपी और एक एफसी। इनका मतलब भी मैं एक दो बार आपको बता देती हूँ क्या होता है। तो जो एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रचलित कीमत पर। ठीक है, प्रचलित कीमत, मार्केट प्राइस, यानी मार्केट में प्रेजेंटली जो प्राइस है, जिस चीज पर हम किसी चीज को खरीद रहे हैं, जिस रेट पर हम किसी चीज को बेच रहे हैं, तो वो हो गई मार्केट प्राइस। एक होता है फैक्टर कॉस्ट, एफसी, फैक्टर कॉस्ट यानी कि स्थिर कीमत। ठीक है, ठीक है, स्थिर कीमत हो गई। स्थिर कीमत का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी चीज को आपको मतलब मान लीजिए मैंने बोला कि इतनी अर्थव्यवस्था में इतना ज्यादा जो है क्या बोलते हैं बढ़ावा हुआ है, वृद्धि हुई है, लेकिन उसमें जो है हो सकता है वो जो वृद्धि हुई है वो सब्सिडी के कारण या इनडायरेक्ट टैक्सेस के कारण हमें दिखाई दे रही है।
तो इसका बेसिकली एक फॉर्मूला होता है कि फैक्टर कॉस्ट में हम इन सारी चीजों को हटा देते हैं। तो अगर इसका हम फॉर्मूला लिखाएं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, यानी कि अगर हम निकालें कि स्थिर कीमत पर हम जीडीपी निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एट जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस क्या निकालेंगे, इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा देंगे प्लस सब्सिडी हम जोड़ देंगे। ठीक है, सब्सिडी हम जोड़ देंगे। इसके अलावा एक और चीज होती है कि एक तो गई प्रचलित कीमत यानी जो आज के समय पर है, और एक होती है जिसमें हम वैल्यू निकालते हैं आधार वर्ष के आधार पर। ठीक है, स्थिर कीमत के आधार पर। तो आधार वर्ष में कैसे होता है, जैसे जीडीपी एट मार्क, तो हम आज से तुलना करेंगे, जैसे 2020-21 का निकाल रहे हैं तो हम उसकी तुलना 2020-21 के प्राइसेस के आधार पर या उससे पिछले साल के जो मूल्य हैं उसके आधार पर करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी पर्टिकुलर ईयर में, किसी पर्टिकुलर वर्ष में हो सकता है बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो, मुद्रास्फीति हो, उसको कंपेंसेट हम करते हैं। कैसे कंपेंसेट करते हैं उसको हम कंपेंसेट करते हैं एक आधार वर्ष लेकर। आधार वर्ष जो होना चाहिए वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, उस आधार वर्ष में जो है मुद्रास्फीति भी ऑप्टिमम होनी चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए, एक मिनिमम मतलब मीडियम लेवल का मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन उसमें होना चाहिए, तो उसको हम आधार वर्ष ले लेते हैं। अभी वर्तमान में हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जितने भी आंकड़े कैलकुलेट किए जाते हैं भारत में, राजस्थान में, उसमें जो आधार वर्ष है वो है 2011-12। तो ये आप याद रखेंगे, हमारा जो आधार वर्ष है वो क्या है, बेस ईयर 2011-12 है। ठीक है, तो अब अगर इसमें हम बात करें आंकड़ों की, तो आंकड़े आप देख सकते हो कि जीएसडीपी की हम बात कर रहे हैं तो मार्केट प्राइस पर, यानी कि जब हमने प्रचलित कीमत अभी की हम बात करें तो 2019-20 के अगर हम देखें तो 9,98,999 करोड़ रुपए जीएसडीपी थी। ये आंकड़े आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हमें ट्रेंड याद करना है कि क्या प्रचलन है, क्या ट्रेंड है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी यहीं से आएगा, या ये आंकड़े ही आप एग्जाम में यूज कर पाएंगे, इतने आंकड़े आप याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 2020-21 का जीएसडीपी की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि 9,57,912 है मार्केट प्राइस पर प्रचलित कीमत पर, और स्थिर कीमतों पर 6,93,222 है। ठीक है, करोड़ रुपए में है ये सारी चीजें। तो हम देख सकते हैं यहां से यहां में क्या हुई है, घाटा हो गया हमको, यहां से यहां में एक तरह से हमको क्या हुआ है, घाटा हुआ है। ठीक है, तो जो हमें घाटा यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि 2020-21 में जब हम देख रहे हैं तो पिछले साल की तुलना में हमें घाटा दिखाई दे रहा है, जबकि 2019-20 में हम क्या थे, प्रॉफिट में थे, वहीं 2020-21 में हम घाटे में हैं। ठीक है, तो कितना घाटा है ये आपको याद रखना है कि 2020-21 में अगर हम एक कोई भी एक डेटा पकड़ लीजिए, अगर आप आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो, और उसी डेटा को आप लिख दीजिएगा, चाहे आप प्रचलित कीमत वाला ले लीजिए चाहे आप स्थिर कीमत वाला ले लीजिए। प्रचलित कीमत वाला अगर लेते हैं तो 4.11% का हमें घाटा है पिछले साल की तुलना में इस बार अर्थव्यवस्था में, जीएसडीपी में, राज्य सकल घरेलू उत्पाद में, है ना। और अगर हम बात करें स्थिर कीमतों पर तो और ज्यादा घाटा है, 6.61%। जो सरकारी आंकड़े हैं उसके अंदर साफ साफ ये लाइन लिखी हुई है कि कोविड-19 महामारी के कारण इस बार राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 6.61% का घाटा रहा है। ठीक है, तो यानी उन्होंने इस आंकड़े को ज्यादा उपयोगी माना है, तो आप भी एग्जाम में इस आंकड़े का उपयोग कर सकते हैं। 6.61% की जो है घाटा हमें रहा है अर्थव्यवस्था में, जीएसडीपी में ये घाटा रहा है। दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जीडीपी की, भारत में क्या परिदृश्य रहा है, तो भारत में आप देख सकते हो कि भारत में भी घाटा हमें दिखाई दे रहा है। 2019 के आंकड़े हैं ये 2020 के आंकड़े हैं। तो 2020 में भारत में भी अगर हम बात करें तो प्रचलित कीमत पर 4.22% का घाटा है, और जो स्थिर कीमत है उस पर 7.73% का घाटा है, यानी राजस्थान से भी ज्यादा घाटा है हमें भारत में, 7.73% का। तो राजस्थान फिर भी भारत से थोड़ा बेटर पोजीशन में है, यानी कुछ स्टेट्स राजस्थान से भी बुरी हालत में रहे होंगे। तो 6.61% का घाटा जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वो दिखा रही है, भारत की अर्थव्यवस्था 7.73% का घाटा दिखा रही है। ठीक है, अगर हम जीएसडीपी से भारत के जो जीडीपी है उसकी तुलना करें, यानी जो राज्य का सकल घरेलू अनुपात है उसको हम देखें कि वो भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका कितना प्रतिशत है, तो वो इस बार अगर हम देखें तो 5% से थोड़ा सा कम है, पिछली बार भी लगभग इतना ही था, इसमें थोड़ा सा देखो आप इजाफा हुआ है
जहां 4.91% था, वहां इस साल 4.92% है, क्योंकि राजस्थान में घाटा थोड़ा सा कम है। पिछली बार के अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो भी राजस्थान में वृद्धि ज्यादा थी, भारत में वृद्धि जो है थोड़ी सी कम थी राजस्थान के कंपैरिजन में, क्योंकि कुछ राज्य ऑब्वियसली राजस्थान से ज्यादा पिछड़े हुए हैं। तो 4.92% योगदान है अगर हम प्रचलित कीमतों की बात करें, और स्थिर कीमतों पर 4.79% योगदान है भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था का, या बोल लीजिए कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का। ठीक है, तो ये आप समझ गए हैं आंकड़े, इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर है हम ये जीडीपी की हमने सारी बातें कर ही ली, ये समझ लिया कॉन्सेप्ट, स्थिर कीमत प्रचलित कीमत क्या है, कैसे हम निकालते हैं। अगला है एनएसटीपी। अब एनएसटीपी क्या होता है, हमने तो पढ़ा जीएसटीपी यानी राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, एक होता है राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब ये क्या चीज है भाई, ये क्या बना है, एनएसडीपी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। अब ये क्या चीज है, जैसे हम मान लीजिए हम किसी भी चीज को कंज्यूम करते हैं, या हमने कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया, कोई बिल्डिंग बनाई, कुछ भी है, कुछ ही मशीन है वगैरह है, सब में टूट फूट होती है, या धीरे धीरे जो है उनकी बोल सकते हैं वैल्यू घटती है, डेप्रिसिएशन उसमें होता है। जैसे मान लीजिए घर है, घर के हम डेप्रिसिएशन की उम्र लगभग हम 10 साल मानते हैं, यानी कि हर साल 10% जो है उसमें डेप्रिसिएशन हो जाता है। सिंपल सी चीज है कि 10 साल बाद ये मान लो उस घर की बिल्डिंग वैसी नहीं रहेगी, या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, या उसमें पूरी तरह से उतना ही पैसा दोबारा लग जाएगा जितना बनने में लगा था 10 साल बाद, ऐसा मान सकते हैं। तो यानी हर साल 10% की उसमें डेप्रिसिएशन हुआ, तो उसे हम बोलेंगे, इसमें एक शब्द यूज किया जाता है CFC, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि स्थायी पूंजी का उपभोग। स्थायी पूंजी का उपभोग, तो यानी कि आपने किसी चीज का, जो भी आपकी स्थायी पूंजी थी, फिक्स्ड कैपिटल थी, मान लो घर बनाया आपने, उसका कितना उपभोग कर लिया वो हम घटा देते हैं, यानी कि GSDP माइनस CFC इक्वल टू क्या हो जाता है, NSDP। यानी अगर जब हम नेट निकालते हैं, इसको शॉर्ट टर्म में हम डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं CFC को। ठीक है, डेप्रिसिएशन, टूट फूट, किसी भी चीज में कितनी ज्यादा डेप्रिसिएशन हो गई, खराब हो गई, वो GSDP से CFC घटाएंगे तो हमें NSDP मिल जाएगा। सिंपली सी ये फॉर्मूला है इसका। तो अगर हम देखें NSDP की बात करें, यानी अब हमने डेप्रिसिएशन हटा दिया इसमें, तो राजस्थान में पिछले साल की तुलना में 6.58% का क्या है, घाटा है। ये हम स्थिर कीमतों की बात कर रहे हैं, तो यानी कि जहां पिछली साल हमें 6.61% का घाटा था, वहां 6.58% का घाटा आ रहा है, और मार्केट प्राइस में भी हम बात करें तो 4.06% का हमें घाटा आ रहा है। तो अगर हम देखें NSDP, तो वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट GSDP, प्रचलित भी ज्यादा GSDP है, क्योंकि जब हम किसी और देश के साथ, किसी और राज्य के साथ तुलना करते हैं तो हम ज्यादातर GSDP या हम बोलते हैं GDP की बात करते हैं किसी और देश के साथ तुलना में। लेकिन अगर हम एक्चुअल सिनेरियो देखना चाहे ना कि वाकई में कितना है, जैसे हम सोचते हैं ना हमारे पास कितनी पूंजी है, कितना पैसा है, तो अगर मान लो आपने सोचा कि ये घर भी तो है, तो ये घर भाई मान लो कितना पुराना हो गया, जितना पुराना हो गया तो रिनोवेशन में कुछ ना कुछ पैसा हमें लगाना पड़ता है, कभी नल टपक रहा है, कभी बिजली खराब हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो उसमें भी तो हमें पैसा लगाना पड़ रहा है। तो वो जो है उस चीज को कैलकुलेट करके हम ये बता सकते हैं कि आज हमारे पास कितना पैसा है। तो दिखने को तो खूब सारा पैसा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि नेट जो आपके पास वैल्यू हो मनी, यानी कि शुद्ध रूप से जो आपके पास पूंजी है वो कम हो, तो उसमें हम डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं। समझ गए, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये हमने NSDP की चर्चा कर ली। फिर हम बात कर रहे हैं GSVA। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो 2015 में भारत ने अपनाया था। 2008 में यूनाइटेड नेशंस ने एक जो उनकी सांख्यिकी की जो एक प्रोग्राम है उसमें वो लोग 2008 से यूज करने लगे थे GVA को, और भारत ने भी फिर 2015 से GVA यूज करना शुरू किया। क्या है ये GVA? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू
एडेड यानी सकल मूल्य वृद्धि। अब ये जीडीपी से कैसे अलग है भाई? देखिए जीडीपी जो होती है ना वो कैलकुलेट की जाती है कंज्यूमर की तरफ, यानी कि उपभोक्ता की तरफ, यानी डिमांड की तरफ। जैसे मान लो अगर मैं किसी चीज की डिमांड कर रही हूँ, मैं मांग कर रही हूँ, मतलब मैं उपभोक्ता हूँ, मैं उसको कंज्यूम करूंगी और मैं उपभोक्ता हूँ, तो मेरे पर देखा जाए कि मुझे वो किस प्राइस पे मिली, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए जो उत्पादक है उसका या जिसने उसको बनाया है, अगर हम वहां पे बात करें यानी सप्लाई की हम बात कर रहे हैं, जहां पे आपूर्ति हो रही है उस लेवल की बात करें, तो वहां पर उस वस्तु का मूल्य कुछ और हो सकता है और मेरे पर उस वस्तु का मूल्य कुछ और हो सकता है। उसकी वजह है बीच में बहुत सारे टैक्सेस हैं, मीडिएटर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो हो सकता है किसी साल जीडीपी में बहुत अच्छी वृद्धि दिखाई दे, लेकिन उतना ज्यादा पूरे इकोनॉमी में ड्रैग ही नहीं आया हो, इकोनॉमी में यानी अर्थव्यवस्था में उतनी वृद्धि नहीं हुई हो, इतना ज्यादा उत्पादन ही ना हुआ हो, तो फिर ये वृद्धि कैसे आ सकती है जीडीपी में? जैसा कि हमने देखा था गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये सारी चीजों को भी हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी में। अब मान लीजिए किसी साल हो सकता है कि लोगों ने ज्यादा कर की अनुपालना की हो, यानी कि ज्यादा टैक्स कंप्लायंस दिखाया हो, सभी लोगों ने कर जो है टैक्स भर दिया गया हो किसी भी वजह से। हो सकता है पहले नहीं भर रहे हो, इस बार भर दिया हो, तो ज्यादा पैसा हमें दिखाई दे रहा है इकोनॉमी में, यानी ब्लैक मनी जो है वो अचानक से इकोनॉमी में व्हाइट मनी के रूप में आ गई। तो फिर क्या होगा, हमें दिखाई देगा कि हाँ यार जीडीपी इतनी बढ़ गई, पर एक्चुअली में जीडीपी उतनी नहीं बढ़ी होगी, हो सकता है उस बार उत्पादन इतना नहीं हुआ होगा। तो इसलिए जो है जीडीपी हो सकता है कई बार उतनी ट्रू ना हो, तो हम कई बार क्या करते हैं सप्लाई लेवल पे यानी प्रोड्यूसर के लेवल पे जब हम मूल्यों को कैलकुलेट करते हैं, मूल्य की जो है कीमत देखते हैं, मूल्य देखते हैं, उत्पाद की कीमत देखते हैं, तो उसे हम जीवीए कहते हैं। तो जीडीपी जीवीए क्या हो गई, सप्लाई या प्रोड्यूसर लेवल पे, यानी कि आपूर्ति या उत्पादन के स्तर पर हम इसको देख सकते हैं। और जो जीडीपी होती है ये कहां पे होती है, डिमांड या कंज्यूमर लेवल पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जहां पर इसकी मांग है और जहां पर इसका उपभोग हो रहा है वहां पर कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सी चीज है। तो जीडीपी और जीवीए में बस ये बेसिक सा डिफरेंस होता है। जीवीए ज्यादा पॉपुलर है, यूनाइटेड नेशंस जीवीए को मानता है। तो जीएसवीए की अगर हम देखें, राज्य में जीएसवीए की अगर हम बात करें तो 2020-21 में 2019-20 की तुलना में यहाँ पे भी घाटा हुआ है, ठीक है। और अगर हम इसमें सेक्टर वाइज देखें, कृषि में कितना है, उद्योग में कितना है, सेवा में कितना है, तो आप देख सकते हो कि जीएसवीए में अगर हम देखें कृषि का योगदान, तो कृषि का योगदान बढ़ा है, 29.77% हो गया, जब 26.80% था प्रचलित कीमतों पर। और अगर स्थिर कीमतों पर देखें तो 26.73 से बढ़कर 29.45% हो गया, यानी कृषि क्षेत्र में हमने देखा क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। अगर वहीं हम बात करें उद्योग की, तो उद्योग में आप देख सकते हो घाटा हुआ है, ठीक है। और सेवा क्षेत्र में भी घाटा हुआ है, यानी जो मूल्यों की कीमत है, जो उत्पादों का मूल्य है, यहाँ हम बोल सकते हैं कि वैल्यू जो है, मूल्य जो है, कीमत जो है वो घटी है उद्योग और सेवा क्षेत्र में, सिर्फ कृषि क्षेत्र में ही उत्पादन बढ़ा है। यहाँ पे अब हमें साफ साफ पता चल रहा है कि उत्पादन कृषि क्षेत्र में बढ़ा है, उद्योग और सेवा क्षेत्र में उत्पादन घटा है, ठीक है, समझ गए। तो सिर्फ यही जो सेक्टर है इस बार इसने अच्छा ग्रो किया है। हालांकि सेवा क्षेत्र का चाहे सबसे ज्यादा योगदान हो सकता हो, पर वृद्धि अगर हम देखें तो कृषि क्षेत्र में हुई है, बाकी सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र पिछड़ गए हैं इस बार, ठीक है। तो ये हमें साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है। तो आप ये डेटा पकड़ सकते हैं कि 29.45% का योगदान है किसका, कृषि क्षेत्र का, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि सकल मूल्य वृद्धि है उसमें, जिसमें कि वृद्धि दर्ज हुई है, बाकी सब में घाटा दर्ज हुआ है। हालांकि इसमें भी सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का हमें दिख रहा है, फिर कृषि क्षेत्र का और फिर उद्योग क्षेत्र का, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको आप पकड़ के एग्जाम में यूज कर सकते हो या आपके किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। अगर हम इसमें देखें कितनी वृद्धि और कितना घाटा हुआ है, तो 2020-21 में आपको दिख रहा है स्थिर कीमतों पर हमें 6.11% का घाटा है, और जो मार्केट प्राइस है यानी प्रचलित कीमतों पर हमें 4.08% का घाटा हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि घाटा दिखा रहा है, जहां पर हम जीएसडीपी में घाटा देख रहे थे कितना, 6.61%, ठीक है। एनएसडीपी में हमने घाटा देखा था 6.58%, वहीं हम देख रहे हैं कि जीएसवीए में 6.11% का घाटा है। तो आप कोई भी डेटा यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बस मेंशन आपको करना है कि आप कौन सा डेटा यूज कर रहे हो एग्जाम में। मेंस में जब आप लिखो तो आप साफ साफ लिखो कि आप जीडीपी यूज कर रहे हो, जीवीए यूज कर रहे हो, या
आप जो है अगर आप कुछ भी यूज नहीं करो तो आप जीएसडीपी ही यूज करिएगा। जीएसडीपी एंड फैक्टर मतलब स्थिर कीमतों पर जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वही आप उपयोग करें। तो ये आप देख सकते हो इसमें घाटा दिखाई दे रहा है। अगर हम अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो अलग अलग सेक्टर्स में जो घाटा हुआ है या जो वृद्धि हुई है उसमें देखें कृषि क्षेत्र में 6.52% की वृद्धि हुई है 2020-21 में। बाकी उद्योग और सेवा क्षेत्र में आप देख सकते हो 8.62% या 7.60% प्रचलित कीमतों पर घाटा है। और अगर स्थिर कीमतों पर देखें तो ये घाटा सेवा क्षेत्र में 10%, ठीक है, 10% से भी ज्यादा लगभग 11% का घाटा है सेवा क्षेत्र में इस बार मूल्य सकल मूल्य संवर्धन है उसमें, ठीक है। उद्योग क्षेत्र में भी 7.50% का घाटा है। और अगर हम बात करें ये कृषि क्षेत्र में भी हमें 3.45% का घाटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। इसके बाद हम बात करें पीसीआई पर कैपिटा इनकम की, तो प्रति व्यक्ति आय, ये किसी भी देश के विकास को देखने का एक अच्छा पैमाना हो सकता है। पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं देखा जाए तो इसको निकालते हैं एनएसडीपी से। अभी अभी हमने एनएसडीपी पढ़ा था ना, एनएसडीपी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें जो हमारी मध्यवर्षीय जनसंख्या है, यानी कि जो अर्जन करने की आयु वाली जनसंख्या है, जो कमा सकती है, उस जनसंख्या से इसमें भाग दे देते हैं और फिर जो आती है उसे हम पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। अर्जन करने वाली जनसंख्या से क्यों डिवाइड करें? क्योंकि सिर्फ यही लोग कमाते हैं ऐसा मानते हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत शार्प नहीं है। इसमें भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नहीं कमा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इससे बाहर हैं और कमा रहे हैं। पर जनरली हम ये मानते हैं कि जो हमारे यहाँ जो क्राइटेरिया है 14 से 60 वाला है ना, वो लोग कमा रहे हैं, या 18 से 60 वाला, जैसे कि जो हमारे कानून है उस अकॉर्डिंग कुछ उद्योगों में 14, कुछ उद्योगों में 18। तो मध्यवर्षीय जो जनसंख्या है, जो कमाने वाली उम्र की है, उसका भाग देते हैं एनएसडीपी के अंदर, फिर हमें पर कैपिटा इनकम मिल जाती है, प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों को देखें तो अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की प्रति व्यक्ति जो आय है वो 2020-21 में रही है। प्रचलित कीमतों पर ही हम देखेंगे क्योंकि जो मार्केट में प्राइस है उसी अकॉर्डिंग हम देखेंगे आय को, तो 1,09,386 रुपए प्रति व्यक्ति आए हैं, ठीक है। ये वार्षिक आय है, ठीक है। और इसमें जो है आप देख सकते हो घाटा हुआ है 5.29% का, ठीक। तो इसमें भी घटोतरी हुई है। 2019 के आंकड़े देखे, 2019-20 के, तो 1,15,492 थी। वहीं कोविड-19 के कारण इस बार इसमें भी घाटा हमें दिखाई दे रहा है, कमी हुई है। भारत में भी अगर हम बात करें तो भारत में भी घाटा ही हुआ है 5.41% का। और भारत में अगर हम बात करें तो कितनी है, 1,26,968, यानी भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है उससे कम है राजस्थान में। यानी जो ज्यादातर स्टेट्स हैं वो अच्छी पोजीशन में है राजस्थान की तुलना में। तो इसलिए जो है 1,26,000 की जगह हमारे यहाँ 1,09,386। तो ये डेटा भी आप याद कर ले तो अच्छा रहेगा और एग्जाम में कहीं भी इसको मेंशन कर सकते हैं। गरीबी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या आप बोल सकते हैं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन हो, समाज कल्याण से रिलेटेड क्वेश्चन हो, कहीं पर भी इस तरह के आंकड़ों को आप यूज कर सकते हैं। या कोविड-19 के प्रभावों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें भी आप इस तरह के आंकड़ों को यूज कर सकते हैं। तो 1,09,386 रुपए क्या है, राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है, और भारत की 1,26,968 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। तो प्रति व्यक्ति आय के आयों में भी घाटा हुआ है। इसके अलावा और क्या चीजें हैं हमें पढ़ने की, WPI होल प्राइस इंडेक्स, सकल थोक मूल्य सूचकांक, या इसको ही खुदरा मूल्य सूचकांक भी बोलते हैं। क्या होता है WPI? बेसिकली हम ये बोल सकते हैं सिंपली कि महंगाई को नापता है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को नापता है, ठीक है। कैसे नापता है? अगर हम WPI की बात करें तो इसका आधार वर्ष है 1999 से 2000। ये इसका क्या है, आधार वर्ष, बेस ईयर। ऑब्जेक्टिव पेपर्स में अक्सर कई बार ये पूछ लिया जाता है कि आधार वर्ष क्या है ना, तो आधार वर्ष इंपॉर्टेंट रहता है। तो भारतीय जो हम GDP वगैरह कैलकुलेट करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के लिए, आधार वर्ष 2011-12 है।
WPI के लिए आधार वर्ष 1999-2000 है। कितनी वस्तुएं इसके अंतर्गत शामिल हैं? 154 वस्तुएं और सेवाएं इसके अंदर शामिल हैं। गुड्स एवं सर्विसेज इसमें शामिल हैं 154। अब इनको भी 3 कैटेगरी में हमने बांटा है इन 154 वस्तुओं को। कौन कौन सी है? एक तो प्राथमिक वस्तु, विनिर्मित उत्पाद समूह और ईंधन शक्ति प्रकाश और उपस्नेहक। प्राथमिक वस्तु समूह की बात करें तो इसके अंदर 154 में से 75 वस्तु और सेवा क्या है, यहां से आती हैं प्राथमिक कैटेगरी से। दूसरी हम बात करें विनिर्मित उत्पाद समूह तो 69 इसमें से हैं। और अगर हम बात करें ईंधन शक्ति प्रकाश और उपस्नेहक तो 10 वस्तु और सेवाएं यहां से शामिल होती है। और इनका जो वेटेज है वो भी दिया हुआ है कि प्राथमिक वस्तु समूह का वेटेज कितना है, 33.894 है। ये आपको इतना पर्टिकुलरली याद करने की जरूरत नहीं है, किसी किसी एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, इनका ऑर्डर आप याद कर लो। सबसे ज्यादा वेटेज है विनिर्मित उत्पाद समूह का, उससे कम है प्राथमिक का और सबसे कम है ईंधन शक्ति प्रकाश और उपस्नेहक समूह का। ये याद रखेंगे कि प्राथमिक में 75 है, द्वितीय जो है हमारी हम बोल सकते हैं विनिर्मित जो वस्तु है उत्पाद है उनमें 69 वस्तुएं हमने सेलेक्ट की हैं और 10 जो है यहाँ से सेलेक्ट की हैं ईंधन शक्ति प्रकाश और उपस्नेहक से। तो टोटल जो है 154 ये वस्तु और सेवाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष हो गया, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ये दोनों चीजें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पेपर अगर आप कोई अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब WPI के आंकड़ों की हम बात कर लें तो 2020 में यहाँ पे वृद्धि हुई है, यानी महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ा है। देख सकते हो अर्थव्यवस्था में तो घाटा हो रहा है और इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति बढ़ रही है। तो कितनी बढ़ी है? लगभग 6.54%। जो WPI के आंकड़े हैं ये कलेक्ट किए जाते हैं रेगुलरली, है ना, साप्ताहिक या मासिक रूप से, और इसमें जो है इनको प्रकाशित किया जाता है फिर हर महीने, फिर इनका औसत निकाल लेते हैं और औसत के हिसाब से हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 330.86% अगर हम बात करें तो ये तो है इसमें इसका मूल्य, है ना। 100 मानते हैं हम बेस ईयर पे। 1999 जो 2000 का था, 1999-2000 जो बेस ईयर का था उसको हमने 100 माना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं इसका 330.86 है। और भारत की हम बात करें तो 121.7 है। देखो कितना डबल से भी ज्यादा हो गया राजस्थान में। तो राजस्थान में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। और हम बात करें तो जहां भारत में मात्र 0.41% की वृद्धि हुई थी WPI में, राजस्थान में 6.6% लगभग हम बोल सकते हैं वृद्धि हो गई WPI में। तो आप देख सकते हो इन्फ्लेशन कितना ज्यादा राजस्थान की अर्थव्यवस्था में फैला हुआ है। WPI यानी खुदरा मूल्य की हम बात कर रहे हैं अभी तो हम। और अगर हम बात करेंगे कंज्यूमर प्राइस की तो वो तो बहुत ही अलग है। इसमें हम प्राथमिक समूह में देखें WPI में कितनी वृद्धि हुई है, तो प्राथमिक में 4.41%, विनिर्माण उत्पाद समूह में हमने 6.05% और ईंधन शक्ति प्रकाश में सबसे ज्यादा 10.42% की वृद्धि हुई है। ठीक है, फिर हम देखें CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये क्या होता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। WPI जो होता है वो खुदरा मूल्य सूचकांक होता है, थोक मूल्य सूचकांक होता है, यानी हम जहां होलसेल होती है वहां पर उसको कैलकुलेट करते हैं। और ये हम कंज्यूमर के लेवल पर, यानी जहां हम किसी उत्पाद को खरीद रहे हैं वहां के मूल्यों के अनुसार इसको देखते हैं कितना उतार चढ़ाव मूल्यों में हुआ है। तो ये कंज्यूमर है, उपभोक्ता के स्तर पर है, ये ज्यादा रियल है। ऑब्वियसली हमें तो इतना महंगा मिल रहा है ना, बनाने वाले ने कितने पर भी बनाया, हमें तो इतने में मिला, तो महंगाई तो ज्यादातर उपभोक्ताओं के अनुसार चलेगी। तो CPI ज्यादा रियल है, ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन WPI जो है वो दिखाती है कि इन दोनों का अंतर दिखाता है कि इंटरमीडिएट लेवल पे कितना ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है। ठीक है, तो जो CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको 4 प्रकारों में बांटा गया है। एक तो है इंडस्ट्रियल वर्कर यानी कि औद्योगिक श्रमिक, इंडस्ट्रियल वर्कर औद्योगिक श्रमिक। दूसरा है एग्रीकल्चरल लेबर कृषि औद्योगिक श्रमिक, ये हो गया कृषि श्रमिक। रूरल लेबर हो गया ग्रामीण श्रमिक।
और ये हो गया रूरल एवं अर्बन, यानी कि रूरल एंड अर्बन यानी ग्रामीण एवं शहरी। ये 4 इनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। चारों का आधार वर्ष अलग अलग है। देखोगे तो इंडस्ट्रियल वर्कर जो औद्योगिक श्रमिक है उनका 2001 है आधार वर्ष, बेस ईयर। एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर यानी कि कृषि श्रमिक और औद्योगिक जो ग्रामीण श्रमिक है उनका 1986-87 आधार वर्ष। और जो ग्रामीण एवं शहरी, आजकल इनका एक संयुक्त भी निकाला जाता है कंबाइंड, कि रूरल अर्बन का कॉमन क्या है, इनका आधार वर्ष है 2012। तो इनका आधार वर्ष में पूछा जाता है, ये आप याद रखेंगे किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। और 2012 इसका आधार वर्ष है। ज्यादातर ये पॉपुलर है। इन तीनों को देखिए, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर, इन तीनों को कैलकुलेट करता है लेबर ब्यूरो, श्रम ब्यूरो, लेबर ब्यूरो। कहां पर है ये? शिमला में है। ये कैलकुलेट करता है। और जो रूरल अर्बन वाला है इसको हमारा NSO यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो कि कहां पर है? नई दिल्ली में है, वो कैलकुलेट करता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली, ये कैलकुलेट करता है। तो ये भी अंतर है, कौन कैलकुलेट कर रहा है, आधार वर्ष क्या है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो CPI ज्यादा रियल है। और अगर हम इसकी बात करें CPI की, तो CPI के आंकड़े क्या कहते हैं कि 2020 में अगर हम देखें तो संयुक्त रूप से 153.06 जो है इन्फ्लेशन है, इसकी मूल्य वृद्धि है। आप ये बोलोगे कि देखो इसमें तो कितना कम आ रहा है, WPI में तो बहुत ज्यादा आ रहा था। WPI में आधार वर्ष क्या है? 1999, 2000। अरे यार कितनी पुरानी बात कर रहे हो। और CPI में आधार वर्ष क्या है? 2012। यहाँ से 12 वर्ष बाद लगभग पैसा दुगना हो जाता है 10 सालों में। तो 12 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो आधार वर्ष भी अलग अलग है, ठीक है। तो CPI का जो संयुक्त है उसको हम देख सकते हैं। राजस्थान में कितना है? 153.06। और यहाँ पे आप देख सकते हो भारत और राजस्थान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 153.12, ठीक है। जहां हम देख रहे थे WPI में भारत और राजस्थान में जमीन आसमान का अंतर था, वहां CPI में उतना अंतर नहीं दिख रहा है, बल्कि भारत में थोड़ा ज्यादा ही है राजस्थान से, ठीक। तो इन आंकड़ों को आप उपयोग कर सकते हो। इस एनालिसिस को जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है उसको यूज कर सकते हो। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका नाम है PS कॉर्नर, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगती है तो इसे जरूर से लाइक करें, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करें, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां पे भी आप हैं। और इसके अलावा अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं मुझसे। कोई आपकी फीडबैक हो कि आपको लेक्चर कैसा लगा, आप मुझे बताना चाहते हैं तो वहां बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी वहां दे सकते हैं। कोई टॉपिक आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं कि मैम ये टॉपिक पर आप वीडियो बनाएं, तो वो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे किसी और लेक्चर में और किसी जानकारी के साथ जो आपके एग्जाम में यूजफुल रह सकती है। वैसे भी मेरा यही कहना है कि पढ़ो इतना जो काम आए एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।